नंबर सिस्टम को इस सेशन में हम समाप्त करेंगे। दो टाइप बच गए थे नंबर सिस्टम में, टाइप 8 और टाइप 9, जिसे हम लोग आज की इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर मैं चर्चा करूं टाइप 8 की, तो टाइप 8 में जो भी सवाल दिए गए हैं वो सारे के सारे सवाल प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे बेस्ड है, यानी स्थानीय मान जातीय मान के बारे में पूछा गया है टाइप 8 में। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को जानने के लिए आपको अपने बचपन में जाना होगा। जब आप दूसरी और तीसरी कक्षा में रहे होंगे या फिर चौथी कक्षा में रहे होंगे, तभी आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाया गया होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फेस वैल्यू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और हमें पता भी है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में आपको पता है, बट फिर भी चूंकि यहाँ पे आ गया है टाइप 8 में सारे सवाल प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा रखा है कि इस बुक के सारे सवाल को मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि प्लेस वैल्यू के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दूं, फेस वैल्यू के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। तो देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू को हिंदी में हम लोग बहुत तरह के नाम से जानते हैं। इसे आप अंकित मान बोल सकते हो, इसे आप अंकीय मान बोल सकते हो, इसे जातीय मान बोल सकते हो, या फिर इसे आप वास्तविक मान बोल सकते हो। मतलब आपसे जब भी फेस वैल्यू के बारे में पूछे जाएंगे ना, तो वो किसी खास अंक के बारे में पूछा जाएगा। एक नंबर दे देगा लिख के और पूछेगा कि बताइए इसमें इस अंक का फेस वैल्यू क्या है, यानी इसका अंकीय मान कितना होगा, इसका जातीय मान क्या हो सकता है, इसका वास्तविक मान क्या हो सकता है। इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो फेस वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, फेस वैल्यू को आप अंकीय मान कह सकते हो, वास्तविक मान कह सकते हो, या फिर जातीय मान कह सकते हो, या फिर अंकित मान कह सकते हो। लेकिन फेस वैल्यू में जब भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो वो कभी भी नंबर्स के बारे में नहीं पूछेगा, एक खास नंबर लिख के दे देगा। जैसे यहाँ पे नंबर में लिख देता हूँ 4876932827, और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इस नंबर में 6 का फेस वैल्यू कितना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि फेस मतलब कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी कि उसकी बनावट की वैल्यू क्या है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 6 का फेस वैल्यू क्या है, मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 6 का मैथमेटिक्स के सिस्टम में वैल्यू कितना है, तो आपका जवाब होगा कि 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 ही होगा। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 7 ही होगा। 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 9 ही होगा। यानी कि जब भी आपसे फेस वैल्यू पूछा जाएगा, तो जिस भी अंक का फेस वैल्यू आपसे पूछा जाएगा वही अंक आप लिख दीजिए, वही उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। जैसे मैं लिख के देता हूँ 47769803, ऐसा मैंने एक नंबर लिखा है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इस नंबर में 0 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 0 का फेस वैल्यू 0 होगा। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 7 होगा। 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 6 ही होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि यानी कि जब भी किसी अंक का फेस वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो वही डिजिट लिख देना है, वही उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। और फेस वैल्यू में जब भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो अंक के बारे में ही पूछा जाएगा, डिजिट के बारे में ही पूछा जाएगा। कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि एक नंबर यहाँ पे लिख देगा 473698, और आपसे कभी भी ये नहीं पूछ सकता है कि बताइए 98 का फेस वैल्यू क्या होगा। तो अगर चूंकि इसलिए नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि 98 एक क्या है, नंबर है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी खास डिजिट्स के बारे में पूछा जा रहा है तो ये नंबर नहीं है। हाँ, हम लोग इसे बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं संख्या 9, संख्या 3 ऐसे करके बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है। बेसिकली ये एक क्या है, डिजिट्स है। आप जिस मैथमेटिक्स के सिस्टम को फॉलो करते हो उसे हम लोग डेसिमल सिस्टम कहते हैं, और उसमें अपने पास 10 डिजिट्स है, और उन्हीं 10 डिजिट्स का यूज करके आप कोई भी नंबर लिखते हो, है कि नहीं है। तो कोई भी नंबर अगर लिखा जाता है तो उसमें डिजिट्स का यूज किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कभी भी फेस वैल्यू अगर आपसे पूछा जाएगा तो किसी खास नंबर का फेस वैल्यू नहीं पूछेगा, किसी खास डिजिट का फेस वैल्यू पूछेगा। कितना बड़ा नंबर लिख के दे देगा और उसमें आपसे पूछेगा बताइए 8 का फेस वैल्यू क्या होगा। कभी भी ऐसा नहीं पूछा जा सकता है कि एक संख्या दे देगा और आपसे पूछ देगा बताइए इतना 1000 का फेस वैल्यू क्या होगा, इतना 100 का फेस वैल्यू क्या होगा। कभी भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा। जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो एक अंकीय मान का ही फेस वैल्यू पूछा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब फेस वैल्यू को आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा प्लेस वैल्यू के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग सवाल पे आ जाएंगे। देखिए, प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो प्लेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। यानी कि जिस नंबर का प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है उस नंबर का महत्व कितना है उस जगह पर, उसी को हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ 48762397, और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इस नंबर में 6 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो बेसिकली मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि इस नंबर, ये जो संख्या मैंने आपसे पूछा कि बताइए 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब ये जो 6 जहां पे लिखा हुआ है इसका महत्व क्या है, ये आपसे जानना चाह रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको आपको समझना है। वो सिस्टम क्या है वो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि जिस सिस्टम को मैथमेटिक्स में जिस सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम कहते हैं। और इन डेसिमल सिस्टम में अपने पास 10 डिजिट्स होते हैं और इन्हीं 10 डिजिट्स का यूज करके आप कोई भी नंबर्स को लिखते हो। तो जो भी नंबर आप लिखते हो उस नंबर में कौन सा एल्गोरिदम यूज किया जाता है उस चीज को हमें समझना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक नंबर लिख के देता हूँ 487639, ठीक है। तो इस नंबर का मतलब क्या है
इस नंबर को हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस। ये हमारा टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये थाउजेंड्स प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है, ये 1 लाख प्लेस है। ऐसा है, यानी इकाई, अंक, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस चीज़ को ऐसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन इसी चीज़ का जनरल फॉर्म क्या होता है, इस चीज़ को हमें समझना है कि नहीं है। तो इस प्लेस यानी यहाँ पर जो नंबर डिजिट्स लिखा गया है, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है ये कौन सा प्लेस है, ये जो नंबर लिखा गया है 6 ये कौन सा प्लेस है, 7 जहाँ पे लिखा हुआ है उसका कौन सा प्लेस है, 8 जो लिखा गया है उसका कौन सा प्लेस है, ये नंबर जो लिखा हुआ है वो कौन सा प्लेस है, इसी को हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि ये हमारा 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, 10,000 है, ये लाख्स है कि नहीं है। तो यूनिट जो प्लेस होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, यानी कि जो जनरल फॉर्म होता है हमारा डेसिमल सिस्टम का किसी भी खास नंबर को लिखने के लिए, वह क्या होता है, तो ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है यूनिट प्लेस, उसे हम लोग 10⁻0 के नाम से जानते हैं। किसी भी नंबर पे अगर आप 0 लगा देते हो तो उसका महत्व 1 हो जाता है। और ये वाला जो नंबर है इसका प्लेस जो है वह है 10⁻1। यहाँ पर जो नंबर है इसका महत्व है 10⁻2। यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है इसका महत्व है 10⁻3। यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है इसका महत्व है 10⁻4। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इसका महत्व है 10⁻5। तो इस तरीके से कोई भी नंबर को आप लिखते हो, आगे बढ़ाते जाइए 10⁻, यानी कि 10 पर जो पावर्स है वो बढ़ते चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है, डेसिमल सिस्टम का जनरल फॉर्म होता है। कोई भी नंबर अगर आप लिखते हो तो इसी तरीके से नंबर जो होता है वह फॉलो होता है, यानी कि कोई भी नंबर अगर आप लिखोगे तो उस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, उस नंबर का जनरल फॉर्म जो होगा वह ऐसा ही होगा, अगर वह नंबर डेसिमल सिस्टम का है तो, है कि नहीं है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 1000 प्लेस, ये 100 प्लेस, ये हम 1000 प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है, और ये हमारा लाख प्लेस है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से जो चीज़ों को नंबर को आप अरेंज करते हो तो ये हमारा प्लेस वैल्यू होता है। तो यहाँ पर जैसे मुझे ये जानना है कि बताइए इसमें 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो बस आपको ये काउंट करना है कि ये कौन सा प्लेस है, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 और ऐसे करके जाना है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये जो नंबर्स है इसका महत्व कितना है, इसका महत्व हो जाएगा कितना, 60,000 आ जाएगा। कितना है, यानी कि जो नंबर आ रहा है, जिस खास नंबर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें मैं जब आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए इसमें 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो सबसे पहले ये हमें देखना है कि ये कौन सा प्लेस है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁻0, ये हो जाएगा 10⁻1, ये हो जाएगा 10⁻2, ये हो जाएगा हमारा 10⁻3, और ये हमारा हो जाएगा 10⁻4। और 10⁻4 कहने का मतलब होता है 10,000, और जिस डिजिट का आपसे पूछा जा रहा है प्लेस वैल्यू उसको उतना से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपसे पूछा जा रहा था 6 का प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे 6 की जो वैल्यू है वह 10⁻4 है, तो इसको हम 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10⁻4 कहने का मतलब होता है 10,000। तो यही आपका हो जाएगा कितना, प्लेस वैल्यू, यानी इस 6 का प्लेस वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, और यही सवाल का उत्तर होगा। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और मुझे पता भी है प्लेस वैल्यू के बारे में आप सब जानते होंगे, है ना। जैसे मैं पूछ दूंगा बताइए 9876, मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये कौन सा 8 जो लिखा हुआ है और उसका प्लेस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो ये यूनिट है, ये 100 प्लेस है, और ये 10 प्लेस है, और ये 100 प्लेस है। इसका मतलब 8 जो लिखा हुआ है इसका महत्व तो कितना है, 8 × 10⁻2, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कितना, 800। क्या बोल सकते हैं, 800, यानी 8 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, है कि नहीं। आपसे पूछा जाएगा बताइए 9 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 9,000 हो जाएगा। इधर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा 10 बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा होता है प्लेस वैल्यू का जनरल फॉर्म। किसी भी नंबर को अगर आप लिखोगे तो वो नंबर इसी फॉर्म में लिखा जाता है। अगर कभी भी आपसे किसी भी खास नंबर का प्लेस वैल्यू आपसे पूछ दे तो आपको बस ये चेक करना है कि वो नंबर जो है लिखा हुआ है, जो डिजिट लिखा गया है उस डिजिट का प्लेस क्या है, वो कौन सी जगह पे लिखा हुआ है ना। उसके बाद उस डिजिट से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्थानीय मान पता चल जाएगा। अब आइए, सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया, तो अब हम लोग सवाल पे आ रहे हैं। टाइप 8 का पहला सवाल देखिएगा। टाइप 8 का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 302, सारे छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 302 में देखिएगा कहा है 145.390, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है बताइए 4 का फेस वैल्यू कितना होगा, इसका फेस वैल्यू कितना होगा। तो मैंने आपको कहा कि कभी भी आपसे सवाल में पूछा जाएगा तो फेस वैल्यू तो वो किसी खास डिजिट का ही पूछ सकता है। तो बताइए इसमें 4 का फेस वैल्यू कितना होगा, 4 ही हो जाएगा। आपसे पूछता बताइए 0 का फेस वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। 9 का फेस वैल्यू कितना होगा, तो 9 का फेस वैल्यू 9। मतलब फेस वैल्यू कहने का मतलब उसका अंकीय मान कितना है, उसकी मैथमेटिक्स में वैल्यू क्या है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 303 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 303 सवाल में दिया गया है 9 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर कितना है। क्वेश्चन लिखा गया है 2 आगे दिया गया है 9301। इसमें आपको बताना है 9 का स्थानीय मान तथा अंकित मान, मतलब 9 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर कितना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 9 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू 9 का निकाल लेते हैं। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो प्लेस वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, प्लेस वैल्यू जो होगा वह कितना होगा, ये होगा कितना है, कौन सा प्लेस है, 1000 प्लेस है। इसका मतलब 9 का प्लेस वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 9000। कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा।
ठीक है। अब 9 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 का फेस वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा, 9 का फेस वैल्यू जो होगा वह 9 ही हो जाएगा। अब इसका अंतर आपसे पूछा जा रहा है तो अंतर हो जाएगा कितना, 8991, यही हो जाएगा ना। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 8991, ऑप्शन नंबर बी, कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 304। देखिएगा यहाँ पे लिखा है 3 और 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। क्वेश्चन नंबर 304 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या है। नंबर लिखा गया है 273965, 273965 में 3 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कितना है। इस नंबर में 3 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस कितना है ये आपको जानना है। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा ये बताइए। तो आपका जवाब होगा कि इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा, ये कौन सा स्थान है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा कितना, 3000। और इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फेस वैल्यू तो जिस डिजिट का आपसे फेस वैल्यू पूछा जा रहा है वही नंबर, वही डिजिट आप लिख दीजिए, वही उसका फेस वैल्यू हो जाता है। तो बस दोनों को माइनस करना है। तो इसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 29,997, कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 305। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस संख्या में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। इस संख्या में कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 305। देखिए मुझे लगता है ये सारे सवाल ना आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, और चूंकि यहाँ पे आ गया है तो देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 305, एक संख्या लिखा हुआ है, संख्या है 833749, आगे लिखा गया है 502। इसमें हमें जानना है कि 4 और 2 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले 4 का प्लेस वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ पे कौन सा प्लेस है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा स्थान पे है, 4 जो है वह 10,000 में स्थान पर है, और किससे मल्टीप्लाई करना है, उस अंक से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, तो इस 4 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू हमें मिल गया है 40,000। 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 2 का प्लेस वैल्यू जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 2 का प्लेस वैल्यू जो होगा वह 2 ही होगा। तो इसका डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 39,998। कौन सा ऑप्शन है, 39,998, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 306 की ओर। क्वेश्चन नंबर 306 305 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 39,998, कुछ है ही नहीं। ठीक है, माइनस कर दीजिए, इसमें से आपको मिल जाएगा 39,998। क्वेश्चन नंबर 306 में बोला गया है 56, 78 और आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है 9214। आपसे पूछा जा रहा है इस नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो बस देख लीजिए ये कौन सा स्थान है, यह है यूनिट प्लेस यानी 10⁻0। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी ये जो नंबर से लिखा हुआ है कितना होगा, 10⁻7, यही होगा ना। ये कौन सा स्थान है, 1 करोड़ स्थान, 1 करोड़वां स्थान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसे आप लिख सकते हो 10⁻0, ये 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6 और ये 10⁻7 कितना है, 7 है। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 10⁻7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी कि 5 × 10⁻7, यानी कि 5 × 10⁻7, ये हो जाएगा ना, उस अंक से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 307, इसमें भी स्थानीय मान और अंकित मान का योग आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 307 में देखिएगा, 307 में नंबर लिखा हुआ है 53,736। 53,736 में क्या पूछा जा रहा है, 7 का प्लेस वैल्यू। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 700, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, और इसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका फेस वैल्यू हो जाएगा 7 फेस वैल्यू। तो दोनों का योग आपसे पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 707, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 308 की ओर। सवाल में दिया गया है कि इस संख्या में 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 800 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 308 का उत्तर 800 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 309 में पूछा जा रहा है इसका अंकिक मान क्या है, मतलब कि इसका फेस वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 309 में देखिएगा 75, 86, 39 लिखा गया है, और इसमें पूछा जा रहा है 8 का अंकिक मान कितना है। तो अंकिक मान यानी कि फेस वैल्यू, तो जब भी किसी का फेस वैल्यू पूछा जाए तो वो डिजिट लिख देना है, वही उसका फेस वैल्यू कहलाता है। तो जैसे इसमें 8 का फेस वैल्यू पूछा जा रहा है तो 8 लिख दीजिए, वही इसका फेस वैल्यू। तो इसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर डी। 310 को देखिए, कहा एक संख्या है तो इसमें 6 के स्थानीय मान और अंकिक मान का अंतर कितना होगा। तो 6 का स्थानीय मान और अंकिक मान का अंतर कितना हो जाएगा, तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा कितना, 6000, और अंकिक मान 6 हो जाएगा, अंकिक मान यानी कि फेस वैल्यू। तो ये उत्तर हो जाएगा 5,994। कौन सा ऑप्शन है, 5,994, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 311 में देखिएगा, कहा है 36 में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 311 में 3 के स्थानीय मानों का योग
3636 में 3 का प्लेस वैल्यू हमें निकालना है, 3 का प्लेस वैल्यू का सम निकालना है। तो यहाँ पे 3 दो जगह पे लिखा गया है, तो इसीलिए दोनों का सम निकालना है। सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 30। इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका प्लेस वैल्यू P2 है, और P2 का मान कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा कितना 3000 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3000। तो बस दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 3030। P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा 3030। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 312 में देखिएगा, कहा 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा, 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। 312 में देखिएगा, बहुत ही छोटा सा सवाल है, कहा लिखा गया है 1,28,935, 1,28,935, ठीक है, ऐसे लिखा गया। कहा 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो 2 का स्थानीय मान कितना है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 20,000। इसका प्लेस वैल्यू जो होगा वह 20,000 हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बस इसको माइनस कर दीजिए, 19,900 कितना हो जाएगा 19,970। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 313 देखिए मुझे लग रहा है इस तरह के सवाल आपको खुद से सवाल सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के सवाल बच्चों वाली सवाल आपको देखने को मिल रहा है। वैसे तो जब भी सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन लेवल में, वो सारे बच्चे लेवल के ही सवाल होते हैं, बट ये सवाल जो होता है जो है अभी आपको टाइप 8 में देखने को मिला है, ये और ज़्यादा निम्न स्तर का सवाल है ना। तो मुझे लगता है इस तरह के सवाल आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 313 में देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है एक संख्या है, इसमें 9 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो जैसे 311 को हमने सॉल्व किया, उसी तरह से 313 को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 313 में एक संख्या लिखा गया है 96,961, 96,961। इसमें 9 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकाल दीजिए। तो P का, यानी कि इस यहाँ पर जो 9 लिखा गया है इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 9 लिखा गया है इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा कितना 90,000, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा कितना 90,900, 90,900। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। 314 में देखिएगा, कहा 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, तो आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। फिर 315 में भी आपको खुद से सॉल्व करना होगा, 315 को, 316 को भी खुद से सॉल्व करना है। दिया गया है फैक्टोरियल 19 के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। फैक्टोरियल 19 के 100वें स्थानीय मान का अंक आपको बताना है। मतलब ये हुआ कि जब आप फैक्टोरियल 19 को सॉल्व करोगे, जब आप फैक्टोरियल 19 को आप सॉल्व करोगे, तो जो यहाँ पर एक संख्या आपको मिलेगा, उस संख्या में सैकड़े के स्थान पर जो अंक होगा, उस अंक का स्थानीय मान आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि जब फैक्टोरियल 19 को आप सॉल्व करोगे तो जो 100 प्लेस पे नंबर होगा, उस नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। मतलब कि 100 प्लेस पे जो नंबर आएगा उसका प्लेस वैल्यू निकालने से पहले आपको इस फैक्टोरियल 19 की वैल्यू चाहिए। अब फैक्टोरियल 19 की वैल्यू निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि ये फैक्टोरियल 19 का क्या मतलब हुआ। देखिए फैक्टोरियल 19 कहने का मतलब ये हुआ, फैक्टोरियल 19 कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर लगातार 19 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल 19 कहलाएगा। 1 से लेकर 19 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल 19 कहलाएगा। जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × ... × 18 × 19, इसी को हम लोग क्या कहते हैं फैक्टोरियल 19। जैसे मैं बोलूंगा फैक्टोरियल 20, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल 20 कहलाएगा। यानी 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × ... × 18 × 19 × 20, ये फैक्टोरियल 20 कहलाएगा। जैसे मैं बोलूँगा फैक्टोरियल 5, मतलब 1 से लेकर 5 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल 5 कहलाएगा। तो सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, फैक्टोरियल 19 की वैल्यू, मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × ... 18 × 19, इन सब का हमें वैल्यू चाहिए, इन सब का गुणनफल चाहिए। तो गुणनफल निकालने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगा। कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। हम सबको एक बात आपको अच्छे से पता होगा कि फैक्टोरियल 5, यहाँ पर मैंने लिख दिया है फैक्टोरियल 5। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस फैक्टोरियल 5 की जब वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो जो संख्या आपको यहाँ पे मिलेगा, उस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, तो आपका जवाब होगा अंतिम अंक 0 होगा। और 0 की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब जो फैक्टोरियल 5 होता है उसमें शून्यों की कुल संख्या 1 होता है। उसी प्रकार से फैक्टोरियल 10 में शून्यों की कुल संख्या जो होगा वह 2 होगा। फैक्टोरियल 10 कहने का मतलब, जब फैक्टोरियल 10 की वैल्यू यहाँ पर आप लिखोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स जो होंगे वह 0 होंगे। ये बात ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से फैक्टोरियल 5 में, फैक्टोरियल 15 में, जब फैक्टोरियल 15 की वैल्यू यहाँ पे आप लिखोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट जो होंगे वह 0 होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 15 में शून्यों की कुल संख्या 3 होगा, फैक्टोरियल 10 में शून्यों की कुल संख्या 2 होगा, और फैक्टोरियल 5 में
शून्यों की कुल संख्या 1 होगा। आप पैटर्न को समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे 5 का मल्टीपल बढ़ रहा है वैसे वैसे शून्यों की संख्या एक एक आगे बढ़ रहा है। मैं बोलूंगा बताइए फैक्टोरियल 20 में जब आप फैक्टोरियल 20 को सॉल्व करोगे तो अंतिम के कितने अंक 4 होंगे, तो आपका जवाब होगा फैक्टोरियल 20 में अंतिम के 4 अंक जो होंगे वह कुल 0 कहलाएंगे। यानी कि फैक्टोरियल 20 को सब जब आप सॉल्व करोगे तो लास्ट के 4 डिजिट जो होंगे वह 0 होंगे। यानी कि जब आप फैक्टोरियल 20 को आप सॉल्व करोगे तो जो यहाँ पर नंबर आपको मिलेगा उसमें अंतिम के 4 अंक जो होंगे वह 0 होगा, है कि नहीं है? ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब अपने को चाहिए फैक्टोरियल 19 की वैल्यू, यानी अपने को चाहिए फैक्टोरियल 19 की वैल्यू। हमें पता है कि फैक्टोरियल 15 में अंतिम के 3 अंक जो होंगे वह 0 होगा, फैक्टोरियल 20 में अंतिम के 4 अंक जो होंगे वह 0 होंगे, लेकिन आपको चाहिए फैक्टोरियल 19। मुझे एक चीज बताइए कि फैक्टोरियल 19 में अंतिम के कितने अंक 0 होंगे? तो आपका जवाब होगा कि सर अभी आपने बताया कि फैक्टोरियल 15 में लास्ट के 3 डिजिट्स 0 होते हैं, लास्ट के 3 डिजिट 0 होंगे, अंतिम के 3 अंक 0 होंगे, और फैक्टोरियल 20 में लास्ट के 4 डिजिट्स 0 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 15 में फैक्टोरियल 19 में भी लास्ट के 3 डिजिट्स जो होंगे वह 0 ही होंगे। यानी कि जब फैक्टोरियल 19 को आप सॉल्व करोगे तो जो भी यहां पर एक संख्या आपको मिलेगा उस संख्या के अंतिम के 3 अंक जो होंगे वह क्या कहलाएगा? 0 होगा। यानी कि फैक्टोरियल 19 को जब आप सॉल्व करोगे तो जो भी नंबर यहां पर आपको मिलेगा उस संख्या के अंतिम के 3 अंक 0 होंगे। इतना बात आपको पता हो गया। अब हमें पता चल गया है कि फैक्टोरियल 19 का जो वैल्यू होगा उसका पैटर्न पता चल गया है, और हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि जो नंबर यहां पर आपको मिलेगा उस संख्या के सैकड़े के स्थान पर जो अंक होगा उसका स्थानीय मान क्या होगा। फैक्टोरियल 19 को जब आप सॉल्व करोगे तो जो यहाँ पे नंबर आपको मिलेगा उस नंबर में जो 100 प्लेस पे नंबर होगा उस नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होगा ये अपने को पता करना है। तो सबसे पहले बताइए जो नंबर आपको यहाँ पे मिला है इस नंबर में 100 प्लेस पे कौन नंबर्स है? तो ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस है। यहाँ पर 100 प्लेस पर कौन सा अंक है? तो आप कहोगे 0 है। तो इस संख्या का अपने को क्या चाहिए? प्लेस वैल्यू चाहिए। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर जो डिजिट्स होता है उस डिजिट्स को लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं जो इसकी वैल्यू होता है उससे। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है? यूनिट प्लेस, 100 प्लेस, और ये क्या है? यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है और ये 100 प्लेस है। यानी कि ये जो प्लेस है वो किसका है? 100 प्लेस है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इस नंबर्स का जो यूनिट प्लेस आ जाएगा, सॉरी इसका जो प्लेस वैल्यू आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 19 को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर जो नंबर अपने को मिला उस नंबर के 100 प्लेस पे जो नंबर है उस नंबर का प्लेस वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा? स्थानीय मान जो होगा वह 0 होगा, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी फैक्टोरियल 19 को जब आपने सॉल्व किया तो जो संख्या आपको मिला है उस संख्या के सैकड़े के स्थान पर जो अंक है उस अंक का स्थानीय मान 0 होगा, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 317 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये अच्छा सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 318 की ओर। क्वेश्चन नंबर 318 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 318, क्वेश्चन नंबर 318 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 5 के स्थानीय और अंकित मान का अंतर कितना होगा। तो ये सवाल आपको खुद से सॉल्व करना है। 319 को देखिए, इसमें 8 का स्थानीय मान आपको पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें भी ये वाला सवाल भी क्वेश्चन नंबर 319 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक नंबर है, इसमें 8 का स्थानीय मान कितना होगा, यानी 8 की प्लेस वैल्यू उससे पूछा जा रहा है। तो ये सवाल भी आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 320 भी आपको करना है, 321 भी आपको करना है, 322 भी आपको करना है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 323 की ओर बढ़ते हैं टाइप 9 में। क्वेश्चन नंबर 323 टाइप 9 को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइप 8 में जो सवाल दिए गए हैं वो 0 से भी निम्न स्तर का सवाल है ना। आइए आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 323 टाइप 9 का पहला सवाल है। सवाल में दिया गया है कि 1000.03 में से अगर 64.37 को घटाने और इससे प्राप्त परिणाम को 3.4 और 7.54 के योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए पैटर्न को समझना है आपको। सवाल में दिया गया है पहली संख्या में से दूसरी संख्या यानी कि 64.37 को घटाना है, फिर जो परिणाम आपको मिलेगा उस परिणाम में इन दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे तो संख्या क्या होगी, आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किस किस संख्या को आपको जोड़ना है। तो जोड़ना है 0.3 को, ध्यान दीजिएगा 0.3 जोड़ आपको जोड़ना है कितना, यानी कि सबसे पहले हम लोग जिस संख्या को जोड़ रहे हैं उसके डेसिमल को हम लोग सबसे पहले ऐड कर देते हैं और उसके बाद इंटीजर वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है 0.4 प्लस ये है 0.56 राइट। ये हो जाएगा 96 प्लस 0.3 यानी कि 0.99 ये हो जाएगा, यानी कि 96 प्लस 3 यानी कि 0.99, मतलब कि 1 के आसपास की संख्या आपको मिल रहा है। यानी कि जो तीनों डेसिमल का सम है वह लगभग 1 के इक्वल है। आगे सवाल में कहा है कि इसमें से 37 को माइनस करना है। अब ये जो तीन संख्याओं को जब आपने जोड़ा है, यानी कि जिस भी अंक को जोड़ना है उसमें से जो डेसिमल वाले नंबर था उन सब का हमने सबसे पहले सम निकाल दिया है। तो यहाँ से 0.03 प्लस 0.4 प्लस 0.56 का सम आपको मिला है 0.99।
अब कहा इसमें से आपको माइनस जो करना है उसके डेसिमल वैल्यू आपको दिए गए हैं कितना, उसका जो डेसिमल वैल्यू है वह है 0.37। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो 9 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा 2, 9 में से 3 घटेगा 6 हो जाएगा। मतलब आपका उत्तर जो भी होगा उसके लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वह 62 होंगे। तो आप देखिए सभी ऑप्शन के लास्ट 2 डिजिट जो आ रहे हैं वह 62 ही आ रहा है। अब जो इंटीजर वैल्यू है उन सबको आप उन सबका सम निकाल के आप डिफरेंस चेक कर लीजिए, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको 1000 अब प्लस यहाँ पर क्या है 3 प्लस 7, इसको भी जोड़ करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 7 3 10 हो जाएगा, क्योंकि आपने डेसिमल को पहले ही जोड़ लिया है। तो जो इंटीजर नंबर आपको मिलेगा उसी को हमें जोड़ना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा इन दोनों का सम हो जाएगा 1010, ठीक है। अब इसमें से 64 को आपको माइनस करना है, 64 को माइनस करना है। तो यहाँ से आप माइनस कर दीजिए तो 10 में से 4 घटेगा 6 आपको मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 6 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे 9 हो जाएगा, सॉरी 0 है तो 10 में से फिर 6 घटेगा तो यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा और ये आपको मिल जाएगा कितना 900, यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा आपको 9। तो आपका जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा, जो फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है वह क्या होगा 946 यहाँ पर 062, यहाँ पे 0 हटा दीजिए, यानी कि 946.62। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है और ये इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये टेक्निक मैंने सवाल में दिया गया है। सीमा को अपने पिता से 50 रुपया मिला है, जिसमें से उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीद ली। उसकी माँ ने 30 रुपये दिए पर उसके भाई ने उससे 42 रुपये ले लिया। तो अब उसके पास कितना रुपया बचा हुआ है। देखिए 50 रुपया उसकी माँ ने उसको दिया था, ठीक है, अच्छा उसके पिता ने दिया था। अब इस 50 रुपये में से उसने 15 रुपया का टॉफ़ी खरीद लिया और फिर उसकी माँ ने भी उसे 30 रुपया दिया है, 30 रुपया दिया है। अब माँ जब उसको 30 रुपया दे दिया है तो जितना भी धन उसके पास बचा है उसमें से उसने 42 रुपये अपने एक छोटे भाई को दे दिया है। तो अब उसके पास कितना रुपया बचा है ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, सॉल्व कर दीजिए। 15 + 42 57 होता है, 80 में से 57 को आप माइनस कर दीजिए, कितना उत्तर आ जाएगा देख लीजिए 23 रुपीज़। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। बहुत खर्च में से 150 रुपये उसने जूते पर खर्च कर दिया, 75 रुपया का उसने घड़ी ले लिया। तो इस प्रकार से कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 है। तो अमित को जेब खर्च के रूप में कितनी राशि मिली थी ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी उसके पास कितना धन था ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल सा सवाल है, यानी कि 3/4 जो है ना, 3/4 जो है वह खर्च की गई राशि के बराबर है। तो खर्च किया गया राशि है 150 प्लस 75 यानी कि 225 रुपया। 225 का मान 3/4 के बराबर है। तो यहाँ से 1 का मान आप निकाल दीजिए, वही यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो होगा वह उसके पास धन होगा, यानी फ्रैक्शन में जो सबसे बड़ी वैल्यू होता है वह 1 होता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 × 21 3 × 5 15। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिलेगा, यानी 1 की वैल्यू जो होगा 75 चौका कितना होता है 300, यानी कि उस आदमी के पास, अमित के पास कुल रुपए जो थे वह कितना था 300 रुपया था। ऑप्शन नंबर ए काफ़ी सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं 336 की ओर। 326 है, क्वेश्चन नंबर 326 है। सवाल में दिया गया है कि गीता का वजन 11.235 kg है, ठीक है, 11.235 kg है, राइट। कहा उसके वाहन का वजन उसके वजन का 1.4 टाइम्स है। तो दोनों का कुल वजन ज्ञात करना है आपको, दोनों का कुल वजन आपको ज्ञात करना है। एक बात बताइए सबसे पहले, गीता का वजन तो इतना हो गया, गीता का वजन जो है वह इतना kg है और उसकी बहन का जो वजन है वह इससे 4 टाइम्स है। क्या है, इससे कितना है, क्या बोला 4 टाइम्स नहीं 1.4 टाइम्स है। तो जब इसकी सिस्टर का जो वेट हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 1.4 × 11.235 होगा, ठीक है, इतना kg हो जाएगा। फिर दोनों का सम आपको पता करना है, तो जो आएगा उसको आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो उत्तर आपका क्या मिलने वाला है ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। जब दोनों का सम आप निकालोगे तो आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा पास में जाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये 11 है, ठीक है, ये 11 है। ऑप्शंस जो दिए गए हैं वह ज़्यादा दूर भी नहीं है और ना ही ज़्यादा पास है। मैं आंसर के आसपास जाना चाहता हूँ तो कैसे मिलेगा ये बताइए। 1.4 है और इधर 11 है। अगर मैं आंसर अगर निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक चीज़ बताइए, इस 11.235 में 1.4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लीजिए 1.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो आंसर लगभग इसका हाफ, मतलब इसका हाफ क्या हो जाएगा ये बताइए, लगभग 5.5 के आसपास, यानी कि जो लगभग 16 के अराउंड आ जाएगा। ये हो जाएगा 16 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है, 16 के अराउंड आ जाएगा ना। नहीं 16 के अराउंड नहीं आएगा क्योंकि 1.4 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये 15 के आसपास में आ जाएगा, 15 के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि उसकी सिस्टर की जो एज हो वेट हो जाएगी वह 15 kg के आसपास हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसमें गीता का एज भी, गीता का भी वेट हमें ऐड करना है। तो दोनों का सम कितना होगा, तो 15 + 11.235, राइट, ऐसा कुछ होगा। तो 15 × 11 कितना होता है 26। तो देखिए 26 के आसपास कोई आंसर दिया गया है क्या। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए डेसिमल वैल्यू हमने नहीं कैलकुलेट किया है, इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया गया ऑप्शन सी में वो लगभग 27 के आसपास वैल्यू है, यानी कि 27 kg के आसपास वैल्यू है। आपके पास आपने जो डेसिमल कैलकुलेट किया है वो सिर्फ और सिर्फ गीता का डेसिमल कैलकुलेट किया है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, लेकिन हम आंसर एग्जाम में कैसे लगा, 1/6वां भाग क्या है 327 326 है। कहा है क्या सवाल में, कहा है कि 432 का 1/6वां भाग, 432 का 1/6वां भाग एवं 216 के 3/4वें भाग से, 216 के 3/4वें भाग से कितना कम है ये आपको निकालना है। तो चलिए दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 4 5 20 होता है और आपको मिल जाएगा कितना, 4 चौका 16, 54 तिया होता है कितना, 4 तिया 12 2 बाकी 1 5 तिया 15 15 1 16 162 राइट। 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 7 42 6 दूना 12 तो ये हो जाएगा 72। तो देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या कितना कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं माइनस में कम, क्योंकि कम बोल ही दिया है तो माइनस में कैसे आएगा, कितना कम है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि कितना हो जाएगा 72 माइनस 162, यानी कि 90 रुपया कम होगा, है कि नहीं, 90 रुपया 90 कम होगा, ऑप्शन नंबर 216 के 3/4 से कितना कम होगा, 90 कम हो जाएगा। देखिए ऑलरेडी लैंग्वेज में दे रखा है कम, तो यहाँ से आप या तो एक 62 में से क्या था 62, या तो आप 72 में से 162 को माइनस कर दीजिए या 162 में से 72 कर दीजिए। तो अगर 162 में से 72 को माइनस करते हो तो पॉजिटिव मिलेगा, और सवाल में दे ही रखा है कम मिल रहा है ना, सवाल में ऑलरेडी दे रखा है भाषा में कि कितना रुपया कम मिलेगा। 328 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है टेही प्रतिदिन 1700 ml दूध की खपत करती है, वह 5 सप्ताह में कितना लीटर दूध की खपत करेगी, आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। एक दिन में अगर वह एक दिन में 1700 ml दूध खपत करती है तो बताइए 5 सप्ताह में कितना दिन होगा, तो 5 सप्ताह में 35 दिन हो जाएगा, तो 35 दिन में कितना दूध खपत करेगी, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि एक दिन में अगर इतना दूध खपत करती है तो 5 सप्ताह में कितना दूध खपत करेगी। अगर अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर एक दिन में यह 1700 ml दूध खपत करती है तो 35 दिन में तो कुल मिलाकर वह इतना दूध खपत करेगी। अब आपको चाहिए क्या, लीटर में, सारे ऑप्शन लीटर में दिए गए हैं, तो इसको 1000 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको लीटर की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए 1000 से 20 से 20 यहाँ पर हम खत्म कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, ठीक है। अब 2 से चाहो तो आप इसको भी खत्म कर सकते हो, ये हो जाएगा 8.5 राइट। तो ये 8 सत्ती 56 है, 56 के आसपास देखिए कोई आंसर है क्या। अच्छा सारे ऑप्शंस जो है ना वह 56 के आसपास ही हैं, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, तो इसमें कौन दिक्कत है। 8.5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 7 5 35 के 5 बाकी 3, ठीक है। 8 7 56 56 3 59, यही हो जाएगा 59.5 लीटर। यानी अगर वह एक दिन में 1700 ml दूध खपत करती है तो 7 यानी कि 5 सप्ताह में वह 59.5 लीटर दूध खपत करेगी। आगे बढ़ते हैं, सवाल में दिया गया है कि मोहन एक दिन 60 रुपया कमाता है और दूसरे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है, वह तीसरे दिन फिर से 60 रुपया कमाता है और चौथे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है और बाकी दिन भी यही क्रम लगातार चलते रहे, तो किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपये होंगे, किस दिन उसके पास खर्च करने से पहले 200 रुपये होंगे, वह आपको बताना है। मुझे एक चीज़ बताइए सबसे पहले कि अगर मोहन एक दिन में 60 रुपया कमाता है और दूसरे दिन वह 50 रुपया खर्च कर देता है तो मोहन का 2 दिन की बचत क्या होगा, 2 दिन में वह कितना बचत कर पाएगा। तो आपका जवाब होगा कि चूंकि पहले दिन वह 60 रुपया कमा रहा है और दूसरे दिन वह कमाता नहीं है बल्कि इसी में से 50 रुपया वह खर्च कर देता है, तो उसने 2 दिन में कुल मिलाकर कितना बचत किया है, 10 रुपया का बचत किया है। यानी अगर वह 2 दिन में सिर्फ 10 रुपया बचत करता है तो 200 रुपये का बचत करने के लिए उसको कितना दिन काम करना होगा, ये आपको बताना है। मुझे एक चीज़ बताइए, आपको सीधा सीधा एक सवाल दिख रहा होगा कि अगर मैं इसमें 14 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर भी 14 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 28 दिन में उसका कुल बचत जो हो जाएगा वह 140 रुपया हो जाएगा। यानी कि 28 दिन में वह कुल मिलाकर 140 रुपया का बचत कर रहा है। 28 दिन में वह कुल मिलाकर 140 रुपया का बचत कर रहा है, तो जो 29वां दिन होगा उसमें उसने कुल कितना बचत किया होगा, तो आपका जवाब होगा 29वां दिन वह फिर 60 रुपया कमाएगा, तो उसके पास कुल बचत जो हो जाएगा वह कितना रुपया हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। अच्छा 29वां दिन वह 60 रुपये बचत करेगा, 60 रुपये कमाएगा या 50 रुपये खर्च करेगा, तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि वो हर ऑड डे पर 60 रुपया कमाता है। अगर वो पहला दिन 60 रुपया कमाया है तो वह तीसरा दिन भी 60 रुपया कमाएगा। यानी हर इवेंट डे पे वह
50 रुपया क्या करेगा, खर्च करेगा, और हर ऑड डे पर वह 60 रुपया कमाता है। तो अगर 28 दिन का कुल बचत 140 रुपया है तो 29वां दिन यानी ऑड डे पर तो फिर वह 60 रुपया कमाएगा। तो 29वां दिन वह कुल मिलाकर कितना का बचत कर पाएगा, तो 140 रुपया था पहले बचत, अब 60 रुपया और कमा लिया है, तो 29वां दिन वह कुल मिलाकर 200 रुपये का बचत कर लेगा। और यही तो आपका सवाल का उत्तर होगा, आपके सवाल का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। यानी हर ऑड डे पर वह 60 रुपया कमाता है और हर इवेंट डे पर वह 50 रुपया खर्च कर देता है। तो ठीक है, सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 330 की ओर। क्वेश्चन नंबर 330 कहा, एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 और पैरों की कुल संख्या जो है वह 138 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ भी कर लीजिए, मान लीजिए मुर्गियों की कुल संख्या अगर x है तो बकरी की कुल संख्या जो होगा वह y होगा। आप चाहो तो इस तरह के सवाल को ना हजारों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर मुर्गी की संख्या x है तो बकरी की संख्या y हो जाएगा, तो यहाँ से x प्लस y का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा, यानी सिरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। मुंडी की संख्या कितना है, मुंडी की कुल संख्या 42 है, इसका मतलब कुल जानवर की संख्या जो हो जाएगा वह 42 हो जाएगा, यानी कि मुर्गी और बकरी की कुल संख्या जो हो जाएगा वह 42 हो जाएगा। आगे सवाल में कहा कि इनके पैरों की कुल संख्या 138 है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर ये आपका सर है तो इसका पैर कितना हो जाएगा। हम सबको अच्छे से पता है कि मुर्गी के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4 पैर होते हैं। तो अगर मुर्गी के 2 पैर होते हैं और एक मुर्गी के मतलब अगर एक चीज़ बताइए, अगर एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो x मुर्गी के कितने पैर हो जाएंगे, तो आपका जवाब होगा 2x पैर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर एक बकरी के 4 पैर होते हैं, एक बकरी के 4 पैर होते हैं तो 4 बकरी के कितने पैर हो जाएंगे, तो 4 बकरी के कुल इतने पैर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल पैरों की कुल संख्या 142 हो जाती है, 138 हो जाती है। तो आपसे सवाल में क्या पूछा है कि बताइए मुर्गियों की कुल संख्या क्या होगी। दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। एक बात मुझे बताइए, आपसे पूछा जा रहा है मुर्गी की संख्या, तो आप क्या करो, कुछ भी आप x या y की वैल्यू कुछ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके सबसे पहले x को खत्म कर देता हूँ। तो x खत्म हो जाएगा, 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये डाटा खत्म हो जाएगा, वही यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 4y में से 2y माइनस हो जाएगा तो 2y बचेगा, और ऊपर में 84 है और 138 है। तो 138 में से जब 84 को आप खत्म करोगे, माइनस करोगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 13 में से 8 घटेगा 5, यानी कि 2y की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 54 के इक्वल। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको 27, यानी कि बकरियों की कुल संख्या 27। अब बताइए आपके पास y की वैल्यू 27 है और x प्लस वाई की वैल्यू 42 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे x की वैल्यू 13 हो जाएगा, यानी कि मुर्गियों की कुल संख्या 13 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, अगर कुछ तो गड़बड़ है, 15 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 15, यानी कि 42 में से 27 घटाओगे तो 7 में से 2 घटेगा 5, 12 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटेगा 1 हो जाएगा, मुर्गियों की संख्या 15 हो जाएगी। इस तरह के सवाल को आप जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर सकते हो, हजारों तरीके होते हैं, एलिगेशन से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 331 को देखिएगा। 331 क्या दिया गया है, कहा है कि शहर P से Q के 2 बस टिकटों तथा शहर P से R के 3 बस टिकटों की कीमत 99 रुपया है, परंतु शहर P से Q की 3 बस टिकटों और शहर P से R के 2 बस टिकटों की कीमत 91 रुपये है। तो शहर P से Q और P से R का किराया क्रमशः कितना होगा, ये आपको पता करना है। P से Q की ओर जाना है तो उसके लिए 2 बस टिकट, P से R की ओर जाना है तो 3 बस की टिकट आपको लेना होगा, ठीक है। P से Q का किराया मान लीजिए कुछ भी, ठीक है, मान लीजिए कि P से Q का किराया, P से Q तक जाने का किराया जो है वह x रुपया है, और आगे के सवाल में क्या दिया गया है कि P से R का किराया जो है वह y रुपया है, कुछ भी मान लीजिए, P से R का किराया जो है वह y रुपया है, ठीक है। तो क्या सवाल में कहा है कि P से Q तक जाने के लिए आपको 2 टिकट चाहिए, तो P से Q का किराया अगर x रुपया है और आपको 2 टिकट चाहिए तो 2 टिकट का कीमत जो होगा वह 2x हो जाएगा। सिमिलरली P से R तक जाने का किराया y रुपया है और P से R तक जाने के लिए आपको 3 टिकट चाहिए, तो 1 टिकट की कीमत अगर y रुपया है तो 3 टिकट की कीमत जो होगा वह 3y हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस 2 टिकट और इसके 3 टिकट की कुल कीमत जो होगा वह 99 रुपया हो जाएगा, ऐसा सवाल में दिया गया है। आगे सवाल में कहा है कि P से R के 2 बस टिकट, P से R के 2 बस टिकट, P से अगर R तक जाना है, आगे सवाल में क्या कहा है, परंतु शहर P से Q तक के 3 बस टिकट, यानी कि अगर P से Q तक जाना है
तो 3 बस टिकट लगेगा। अगर एक बस की टिकट का कीमत यानी एक बार अगर चलेंगे तो x रुपया किराया है, अगर 3 टिकट अगर हमें लगता है तो इतना किराया हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल में कहा है कि P से R के 2 बस के टिकट आपको लेना पड़ेगा। P से R तक का किराया y रुपया है और 2 टिकट अगर आप खरीदना चाहते हो तो 2 टिकट का किराया जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों का कुल किराया हो जाता है 91 रुपया, ऐसा सवाल में दिया गया है। हमसे क्या पूछा जा रहा है ये बताइए। हमसे पूछा जा रहा है कि P से Q और P से R का किराया कितना होगा, मतलब कि x y दोनों की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। किसी एक को सबसे पहले सॉल्व कर दीजिए। चलिए हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए इसको आप ना मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा भाई, इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब x खत्म हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो और ऊपर में से नीचे वाले को ख़त्म कर देते हो तो ये ख़त्म हो जाएगा। 3 से इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये बात ध्यान में रखना है। तो ये डाटा ख़त्म हो जाएगा और ऊपर में आपको 3 से ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा कितना 4y। तो 9 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5y और फिर इधर आपको क्या मिल जाएगा 99 इंटू 3 यानी कि 297, ऐसा हो जाएगा है, ऐसा ही हो जाएगा ना 297, राइट। फिर ये हो जाएगा कितना 2 और 9 दूना 18 यानी 182, 2 एकम 2, 9 दूना 18, राइट, 182 होगा ना, हाँ 182। ठीक है, तो दोनों में से घटा दीजिए, 7 में से 2 घटेगा 5 हो जाएगा और 9 में से 8 घटेगा 1 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना 23, 23 बचे 115 होता है। अब y की वैल्यू आपके पास है, y का मान जो है वह 23 है, y की वैल्यू आपको मिल गया है 23। तो देखिए y कहाँ पे है, y कहाँ पे है 23, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ना कि ए, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगा 15 रुपया और y की वैल्यू हो जाएगा 23 रुपया जो कि दिया गया है। ठीक है, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। बाकी आप चाहते हो x की वैल्यू भी निकालना तो यहाँ पे y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 332 की ओर। 332 कहा एक महल में 40 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। देखिए मिलाए गए हाथों की कुल संख्या कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 332। मिलाए गए हाथों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, हाथों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो कुल संख्या हो जाएगा n इंटू n-1/2। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब कहा है कितना आदमी है ये बताइए, कहा 40 व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो हाथों की कुल संख्या जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 40 पुट कर दीजिए। 40 व्यक्ति ही है ना, तो यहाँ से 40 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 40 गुने 39 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 यानी कि 20, 39 दूना कितना होता है 78 यानी कि 780 हाथ होंगे। कुल कितनी बार में हाथ मिलाया गया है, ऑप्शन नंबर बी 780 बार। और इसमें से मतलब कि 18 लड़कियां हैं तो 17 लड़के होंगे। ठीक है, 35 गो है जिसमें से 20 गो जो है ना वह यंगर पर्सन है, यानी कि 20 व्यक्ति जो है वह युवा है। आपसे पूछा जा रहा है कितनी लड़कियां युवा होगी, आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, कितनी लड़कियां युवा होगी। ठीक है, एक बात बताइए, अगर 20 गो युवा है, कुल आदमी इतना है जिसमें से 20 गो युवा है, तो जो वृद्ध व्यक्ति होंगे वह उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, 15 हो जाएगी। अब कहा है कि 18 व्यक्ति लड़कियां हैं, यानी कि जो लड़कियों की कुल संख्या है ना वह 18 है। अगर लड़कियों की कुल संख्या 18 है, लड़कियों की कुल संख्या अगर 18 है और इतना व्यक्ति जो है वह वृद्ध है, इतना व्यक्ति अगर वृद्ध है और लड़कियों की कुल संख्या 18 है तो यंगर गर्ल्स कितनी हो जाएगी, तो यंगर गर्ल्स हो जाएगी, यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं उसमें से लड़कियों की कुल संख्या माइनस कर दीजिए। तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, लड़कियों की कुल संख्या जो है वह कितनी है 18 है। 18 में से कुल वृद्ध व्यक्ति की संख्या को अगर आप माइनस कर दोगे तो यंगर गर्ल्स जो हो जाएंगे वह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि युवा लड़कियों की कुल संख्या 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 334 को सॉल्व कीजिए। कहा x + y + z यानी कि 2400 रुपया 15 दिन में कमाता है तो x + y + z एक दिन में कितना कमाएगा, x + y + z एक दिन में कितना रुपया कमाएगा। तो 2400 को आप क्या कीजिए 15 से भाग कर दीजिए तो एक दिन में इतना रुपया कमाता है। ठीक है, वह x + y जो है ना वह 16 दिनों में 1840 रुपया कमाता है तो एक दिन में कितना रुपया कमाएगा, इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए। कहा y + z जो है, y + z जो है ना वह
18 दिनों में 1530 रुपया कमाता है। अगर 1530 रुपया 18 दिन में, तो एक दिन में इतना। x प्लस वाई एक दिन में इतना, तीनों मिलकर एक दिन में इतना रुपया कमाता है। तो आपसे क्या पूछा है कि y एक दिन में कितना रुपया कमाएगा, यानी y की दैनिक मजदूरी क्या होगा। बस इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दीजिए। और y की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या कीजिए, y की वैल्यू अगर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, y की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू एक बार रखोगे तो z की वैल्यू आपको मिल जाएगा, और फिर z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और y की वैल्यू आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक चीज़ बताइए, ये हो जाएगा 15 है 225, ये 16 160 बार में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 15 गुने 15 225 होता है। 225 में फिर 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 160 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिएगा, ये हो जाएगा कितना बार में कैंसिल होगा भाई लोग, 16 से ही ना डिवाइड करना है। 16 दिनों में 1840 रुपया कमाता है। ठीक है, तो 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना बार में, 160, और इधर हो जाएगा कितना, देख लेते हैं कितना बार में कटेगा। 16 एकम 16, ठीक है, आपको 2 मिल जाएगा, 4 फिर एक बार में 16, 8 16 25 80, 115 बार में कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा, तो 18 नमा कितना होता है, 18 नमा 100 कितना होता है, 18 नमा 162, 18 8 144। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9 और 18 25 90, 85 बार में कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, y प्लस जेड की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा 160 माइनस 85, राइट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 15 प्लस 60, यानी कि कितना 75। x की वैल्यू 75, x की वैल्यू 75 है, x की वैल्यू 75 है। चलिए x की वैल्यू 75 है। अच्छा, यहाँ पे ना x प्लस वाई की वैल्यू, हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए था, x की वैल्यू निकालना ही नहीं है हमें चाहिए y की वैल्यू। तो मुझे क्या करना है कि टोटल में से y प्लस जेड की, अच्छा आपको चाहिए क्या था, अगर मैं कुल में से y प्लस जेड को माइनस करता हूँ तो x की वैल्यू मिलता है, अगर कुल में से अगर मैं x प्लस वाई माइनस करता हूँ तो z मिलता है मुझे। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास है, आपको चाहिए क्या, z की वैल्यू चाहिए। तो z की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करना होगा, है। x की वैल्यू आपको मिल गया है, ठीक है, x की वैल्यू आपके पास मिल गया कितना है, 75 है, राइट। अब क्या कीजिए, x की वैल्यू आपको मिल गया। अब क्या कीजिए कि कुल में से अगर आप z की वैल्यू आप चाहते हो तो z की वैल्यू क्या हो जाएगा, 160 में से आप 115 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 45, यानी कि z की वैल्यू 45 हो जाएगा। और वैसे भी आप निकाल सकते हो, x की वैल्यू हो जाएगा कितना, यानी कि z की वैल्यू यहाँ पर अगर आप 45 रखते हो तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 40 मिलेगा ना, 40। तो यही तो y की वैल्यू हो जाएगा। देख लीजिए, y की मजदूरी आपसे पूछा जा रहा था तो y की मजदूरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है नहीं। बस थोड़ा सा पजला गए थे, मतलब कि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया। कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस चीज़ों में कई बार होता है ना, आप कैलकुलेशन करते हो तो थोड़े से रास्ते भटक जाते हैं, वही चीज़ें होगी। कहा है कि इस व्यंजक का शेष कितना होगा। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना है 335 में कि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में हो, जैसे 4.3/4 हमने लिख दिया, ऐसा करके कुछ भी हमने लिख दिया, तो इसमें ये वाला वैल्यू डिविडेंड कहलाता है और ये डिवाइजर कहलाता है और ये जो होता है वह कोसेंट कहलाता है ना। ऐसे आप निकालते हो। देखिए, डिविडेंड कैसे निकालते हो, डिविडेंड निकालते हो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष। ठीक है, अब देखिए ये क्या, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, हमें निकालना है टोटल डिविडेंड। तो इस चीज़ को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो यही हमारा क्या होता है, कोसेंट कहलाता है। तो जो न्यूमरेटर में होता है वो आपका कोसेंट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सवाल नंबर 335 में क्या दिया गया था, एक पूर्णांक वैल्यू है, मतलब एक वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है 27:3/4, ऐसा ही है। आपसे पूछा जा रहा है इसका कोसेंट क्या होगा, तो न्यूमरेटर में जो होता है वही आपका कोसेंट कहलाता है। न्यूमरेटर वाला जो फ्रैक्शंस होते हैं वही आपका कोसेंट, यानी कि 3 जो हो जाएगा वो आपका शेषफल कहलाएगा, कोसेंट 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 336 का, क्वेश्चन नंबर 336 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ों से 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो बस 960 को आप 17 से डिवाइड कर दीजिए। तो 960 को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 17 × 5 = 85, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, 11 और 6 हैं, 11 6, यानी कि 17 छक 102, 17 7 19, यानी 6 बार में लग जाएगा। ठीक है, तो फिर ये एक 6 बार में अगर आप लगाते हो 102, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना, 15 मिल जाएगा, और डिवाइजर आपको 17 है। ठीक है, लगभग 57 के आसपास मिलना चाहिए, लेकिन आपको टुकड़ों की संख्या बोला है तो इंटीजर वैल्यू हमारा उत्तर होता है, यानी कि कुल टुकड़े की संख्या जो होगी 17 सेंटीमीटर वाला, वह कितने टुकड़े होंगे, 56। कौन सा ऑप्शन दिया गया, देखिए 56, ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। बाकी इसके बाद डेसिमल आना शुरू हो जाएगा, तो आपको जो टुकड़ा लेना है वह
पूरा 17 सेंटीमीटर वाला लंबा टुकड़ा चाहिए तो इंटीजर वैल्यू से कम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 337 की ओर। क्वेश्चन नंबर 337 में दिया गया है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना होगा। माना कि तीसरी संख्या जो होगा वह 100 होगा। अगर तीसरी संख्या 100 है तो दूसरी संख्या जो होगा वह 125 होगा। पहली संख्या जो होगा वह कितना होगा 125 होगा और दूसरी संख्या 50% ज़्यादा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से। तो अगर दूसरी, देखिए क्या कहा है, दूसरी संख्या 125 नहीं कहा, तीसरी क्या बोला है, कहा यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% और 50% ज़्यादा है। तो मैंने मान लिया अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या जो होगा वह इससे 25% ज़्यादा यानी 125 और दूसरी संख्या इससे 50% ज़्यादा यानी 150। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना होगा। तो कितना अनुपात हो जाएगा 5:6 ना, 5:6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 338 को, सवाल ठीक ठाक है। कहा है कि यदि 3/11 ठीक है लेस देन x/3 ठीक है फिर लेस देन 7/11 लेस देन 7/11 तो x की वैल्यू क्या हो सकता है। x का मान दिए गए ऑप्शन में से क्या हो सकता है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में 0.5 है, ऑप्शन नंबर बी में 1 है, ऑप्शन सी 2 है और ऑप्शन नंबर डी में 3 है। तो बताइए यहाँ पे वैल्यू हमें x की जगह पर रख के वेरीफाई करना है कि इसका मान x/3 का मान इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो सोचिए x की वैल्यू क्या हो सकता है। अगर मैं x की जगह पर अगर 0.5 रखता हूँ तो ये बन जाएगा 3/11 और ये हो जाएगा x की वैल्यू आपने अगर 0.5 यानी 1/2 रखा है तो ये हो जाएगा 1/6। तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या 1/6 जो है वह 3/11 से बड़ा है। आप कहोगे कि हम सब जानते हैं कि 1/6 कहने का मतलब होता है 16 पॉइंट यानी कि 0.16 के अराउंड होता है। ठीक है, और 1/11 मतलब जो होता है वह होता है 1/11 जो होता है वह 0.9 के इक्वल होता है। तो 3/11 जो होगा वह 27 के अराउंड हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू जो होगा वह बड़ी हो जाएगा और ये छोटी हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर नहीं हो पाएगा। कब, जब x की वैल्यू आप अगर हाफ रख रहे हो तो उस दशा में क्या हो जा रहा है, स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, यानी ये वैल्यू बड़ी हो जा रही है और ये वैल्यू छोटी हो जा रही है। तो अगर मैं ऑप्शन बी रखता हूँ, x की जगह पर 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 3/11 लेस देन 1/3। अब मुझे बताइए, अब हमें पता है ये वैल्यू जो होता है वह 0.33 होता है और ये वैल्यू जो होता है वह 0.27 होता है। तो बताइए दोनों में से बड़ा कौन है। तो आपको ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी सेकेंड स्टेटमेंट सही हो रहा है। यही सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी की वैल्यू आपको 1x की वैल्यू आपको 339 को देखेगा। सवाल में दिया गया एक सीरीज है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 प्लस डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये सीरीज इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहा है। तो इसका सम कितना होगा ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जितना इन्फिनिटी के आसपास चलता जाएगा उतना इसकी वैल्यू जो होगा वह निजिबल हो जाएगा, यानी कि लगभग खत्म होते जाएगा, यानी कि शून्य के आसपास चलता जाएगा। तो इन्हीं सब का सम आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या ये सीरीज AP का है, GP का है या HP का है। तो अगर कोई भी सीरीज AP में होता है तो उसका डिफरेंस आपस में सेम होना चाहिए। यहाँ पर दूर दूर तक डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है, सबका डिफरेंस अलग हो रहा है। लेकिन आप देखोगे ना तो रेशियो दोनों का समान हो जा रहा है। रेशियो अगर सेम हो जा रहा है इसका मतलब ये सीरीज जो है वह GP का है, इसका है GP का, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स का जो सम होता है, यानी सम ऑफ n टर्म्स जो होते हैं वह क्या होता है, वह होता है A/1 - R, जहाँ A बराबर होता है फर्स्ट टर्म और ये तो 1 है ही, और R बराबर होता है कॉमन रेशियो। क्या होता है, कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा ये देखिए, तो रेशियो हो जाएगा 1/2 1/4, यानी रेशियो जो बन रहा है वह कितना बन रहा है 1/2 का बन रहा है। कितना का बन रहा है 1/2 का बन रहा है, यानी कि रेशियो जो होगा R की वैल्यू जो होगा वह 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका सम आप निकाल दीजिए। फॉर्मूला जो होता है सम ऑफ n नंबर्स जो होता है, अगर कोई सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है तो A/1 - R। तो यहाँ से A बराबर 1 माइनस R की वैल्यू आपको पता ही 1/2 है। तो ये हो जाएगा कितना 1 बट्टे नीचे हाफ हो जाएगा, तो हाफ तो ऊपर चला जाएगा, यानी बट्टे वाला 2 ऊपर चला जाएगा। तो इस सीरीज का सम आपको मिल गया है कितना 2, और यही सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। अच्छा कुछ ऐसे तो बच्चे नहीं है ना जिनको लग रहा होगा कि ये सीरीज अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है तो इसका सम आप कैसे निकाल पाए। तो सम आप इसलिए निकाल पा रहे हो कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इसका जो टर्म्स आप। क्वेश्चन नंबर 340 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे
और वयस्क की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी तो वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे। देखिए सवाल को समझिए, वयस्क का क्या मतलब होता है। और वैसे भी पिकनिक में कुछ बच्चे जाते हैं और बच्चे के साथ कुछ गार्जियन जाते हैं। और वयस्क का मतलब ही होता है आदमी, यानी कि जो गार्जियन होते हैं, ठीक है। तो वयस्क का मतलब क्या होता है, आदमी, पेरेंट्स, ठीक है। तो कहा है कि आदमी वयस्क की कुल संख्या जो है ना, एक स्कूल में पिकनिक के समूह में 2/9 भाग जो है वह वयस्क था। यानी कि 2/9 भाग जो था वह कितना, कौन था, वयस्क था। वयस्क बोले तो आदमी, वयस्क बोले तो आदमी, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, गार्जियन भी बोल सकते हो, पेरेंट्स भी बोल सकते हो। यानी कि एक समूह गया होगा पिकनिक देखने के लिए जिसमें से इतने भाग जो थे वह आदमी था, यानी कि वयस्क था। यानी कि कुल पर्सन जो थे वह 9 था, जिसमें से 2 आदमी थे। और से स्वाभाविक बात है कुछ बच्चे गए होंगे और बच्चे के साथ कुछ पेरेंट्स गए होंगे, तो पेरेंट्स की कुल संख्या जो है वह 2 है। वयस्क कुल जो मेंबर है वह 9 है, जिसमें से 2 आदमी हैं, 2 वयस्क है। तो बच्चों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी ये बताइए। तो आपका जवाब होगा कि बच्चों की कुल संख्या जो होगी वह 7 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों की कुल संख्या जो होगी वह 7 हो जाएगा और वयस्क की कुल संख्या जो होगा वह अपने को पता ही है 2 है। आगे सवाल में कहा है कि वयस्क की तुलना में बच्चों की संख्या जो है ना वह 95 अधिक है। तो यहाँ पर वयस्क की संख्या 2 है और बच्चों की संख्या 7 है। तो यहाँ पर बच्चे जो है वह वयस्क से कितना ज़्यादा हो रहा है, तो 5 ज़्यादा हो रहा है। लेकिन वास्तव में कितना ज़्यादा हो रहा है, 95। यानी कि 5 की वैल्यू जो होगा वह 95 के इक्वल होगा। तो 1 की वैल्यू 19 के बराबर, 19 बच्चे कितना होता है, 95 होता है। तो 1 की वैल्यू अगर 19 के बराबर है, 1 की वैल्यू अगर 19 के बराबर है, तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों की कुल संख्या कितनी होगी। उस पिकनिक में कुल कितने बच्चे मौजूद थे, तो उस पिकनिक में कुल 7 बच्चे मौजूद थे। 1 की वैल्यू 19 है तो 7 की वैल्यू 133। 19 7 कितना होता है, 133। क्वेश्चन नंबर 340 का आंसर 133। आगे बढ़ते हैं 341 की ओर। 341 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि 52, क्वेश्चन नंबर 341, 52 माइनस मॉड 8 माइनस 20। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि मैं मॉड से जब भी कोई वैल्यू निकलती है तो वो नेगेटिव वैल्यू नहीं निकलती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा 8 माइनस 20 यानी माइनस 12, ये बेसिकली प्लस 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 52 में से आप, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है तो इसको आप प्लस नहीं कर सकते हो, लेकिन जो मोड से वैल्यू बाहर निकलती है वह पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। तो यहाँ से इसके बाहर जब आप निकालोगे तो 12 आएगा, तो 52 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 343 की ओर। अच्छा 342 देखिएगा, कहा 1 दर्जन सेब का भार जो है वह 1.8 kg है। तो 3 बक्सों जिनका सामूहिक भार 23.25 kg है, तो इसमें कितने सेब होंगे ये आपको पता करना है। ठीक है, जैसे मर्जी वैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हो। 342 को 342 को देखिएगा, सवाल में कहा है कि 1.8 kg, 1 यानी कि 1 दर्जन सेब का भार 1.8 kg है। मतलब 1.8 kg भार के कुल 1 दर्जन सेब हैं। तो 1 दर्जन में कुल कितने सेब होते हैं, 12 सेब होते हैं। यानी कि कुल 12 सेबों का वजन जो है वह 1.8 kg है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 23.25 kg, 2.5 kg वाले कुल कितने सेब होंगे, उसकी संख्या क्या होगी, आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। अगर 1.8 kg के 12 सेब हैं तो इतना kg के कितने सेब होंगे ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। यानी कि सेबों की कुल संख्या क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो x की वैल्यू आप निकाल दीजिए, ठीक है। x की वैल्यू आप सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको आप निकाल सकते हो। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा आंसर। अगर देखिएगा ऑप्शन कुछ नज़दीक है क्या, हाँ ऑप्शन नज़दीक है, आंसर आप निकाल सकते हो। कैसे वो देखिए, मैं अगर इसको काटना चाहता हूँ तो ये लगभग 6 के आसपास है। ये जब इसे कटेगा तो 6 के आसपास होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 23 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे, छोड़ दीजिए उधर 25 को छोड़ दीजिए, और इधर भी हमने थोड़ा सा कम ही लिया है, ठीक है। 6 से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 23 छके 34 18 8, बाकी 1 6 2 12 12 1 13। देखिए 138 के आसपास का कोई आंसर है, 138 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी ही है, क्योंकि ऑप्शन जो है वह दूर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आप सोच सकते हो। आंसर कैसे एग्जाम में निकाला जा सकता है वो तरीके मैंने बताया, बाकी एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हो तब भी निकाल सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए 1.8 से, तो चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 343 की ओर। क्या दिया गया है, कहा है कि 36 के गुणनखंडों की संख्या आपको पता करना है। 36 के, क्वेश्चन नंबर क्या है, 343 है ना, 343, इसमें 36 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे ये आपको पता करना है। अच्छा 36 के जो फैक्टर्स होंगे वह होता है 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, इतने फैक्टर होते हैं। आप काउंट कर लीजिए, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में 1 2 3 4 6 9 12 18 36 है, वही आपका उत्तर होगा,
ठीक है, यहाँ पर एक को नहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए 2 3 4 6, 2 3 4 6 9 12 18, ठीक है, 36 को भी नहीं काउंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 344 की ओर। ठीक है, कहा एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है तो वह संभावित संख्या क्या हो सकती है। यदि एक संख्या का वर्ग, माना कि वह संख्या x है, क्वेश्चन नंबर 344 को देखिए, माना वह संख्या x है और कहा है कि एक संख्या का वर्ग जो है ना उसी संख्या के दोगुने से, एक संख्या का वर्ग जो है वह उसी संख्या के दोगुने से क्या है, एक संख्या का वर्ग जो है वह उसी संख्या के दोगुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। एक संख्या का जो वर्ग है वह उसी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो बताइए वह संख्या क्या होगा। तो ऑप्शन से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, है ना। बाकी आप चाहो तो सोच भी सकते हो, ठीक है, सोचने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन अगर आप चाहो तो या तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए या फिर आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, ऑप्शन से निकाल सकते हो। देखिएगा x की वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलता हूँ तो ऑप्शन नंबर बी में x की 2 वैल्यू दे, स्वाभाविक बात है, x क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे तो यहाँ पर x के 2 वैल्यू आएंगे, एक है और दूसरा -3 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से। तो यहाँ पर बताइए क्या ऑप्शन बी सही हो पाएगा। आप कहोगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 +3 यानी कि -1 हो जाएगा। तो इक्वल कैसे हो पाएगा, तो ऑप्शन बी उत्तर नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर 1 रख दीजिए और x की वैल्यू आप भी 1 रखिए तो इक्वल हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है क्या, ठीक है, इधर तो 1 हो जाएगा, x² -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इस टाइप इधर जो आ जाएगा वह कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा, चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 345 की ओर। सवाल में दिया गया है इसके सम का अनुक्रमानुपाती क्या होगा। अनुक्रमानुपाती मतलब कि संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप जोड़ करके उल्टा कर दीजिए, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दीजिए, पलट दीजिएगा। 3/10 है जोड़ 8/15 है। चलिए एलसीएम हो जाएगा कितना, 30, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 9 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा कितना, 16 9 होता है कितना, 25/30 है। तो पलट दीजिएगा तो 30/25, उत्तर हो जाएगा 6/5।